नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आइए 4 बजे की 40 बड़ी खबरें देखते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और जो 4 बजे की जो तमाम अहम खबरें हैं उसमें हम बात करेंगे। जो अहम खबरें उसको लेकर बीजेपी के नए बॉस जेपी नड्डा की बात करेंगे। नड्डा 11वें शख्स हैं जिन्हें बीजेपी की कमान मिली है। इसके अलावा बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल आज रोड शो की वजह से नामांकन दाखिल नहीं कर सके। इसके अलावा बात होगी घाटी में आज सुरक्षा बलों की, किस तरह से उन्होंने 3 आतंकियों को ढेर किया। साथ ही बात होगी निर्भया केस के दोषी मुकेश की याचिका खारिज होने की, लेकिन सवाल ये कि आखिर फांसी कब। तो इन तमाम अहम खबरों पर तो चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आप देख लेते हैं देश और दुनिया की इस समय की 20 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट से निर्भया के दोषी पवन को झटका, नाबालिग होने की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा दलीलों में कोई दम नहीं। जेपी नड्डा बने बीजेपी के 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। निर्विरोध चुने जाने पर शाह ने दी बधाई। कुछ देर बाद पीएम करेंगे नड्डा का सम्मान। रोड शो की वजह से छूटा केजरीवाल का नामांकन। 3 बजे तक पर्चा दाखिल करने का था वक्त। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। परीक्षा से पहले देश भर के छात्रों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा विफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं, तकनीक का करें ज्यादा इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी के प्रस्ताव पर हंगामा। अमरावती में किसानों का बवाल। सड़क पर टायर जलाकर किया हंगामा। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। पुलिस के समझाने के बावजूद हटने को तैयार नहीं प्रदर्शनकारी। अभी भी बंद है कालिंदी कुंज का रास्ता। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषी करार। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला। 28 जनवरी को सजा पर बहस। बजट 2020 की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की हलवा सेरेमनी की शुरुआत। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी थम्पी पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गिरफ्तार। कई डिफेंस डील में भी शामिल रहा है थम्पी। वाराणसी से पाकिस्तान का खुफिया एजेंट गिरफ्तार। आईएसआई को भेजी भारतीय सैन्य ठिकानों की तस्वीरें। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। मैंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ी साजिश नाकाम। टिकट काउंटर के पास मिला संदिग्ध बैग। आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। गणतंत्र दिवस और चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। 67 अवैध हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकी। सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद। दक्षिण भारत में पहली बार सुखोई की तैनाती। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी में स्क्वाड्रन में शामिल। तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पर तैनात। नेपाल में लापता 6 पर्वतारोहियों की तलाश शुरू। अन्नपूर्णा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद आया था एवलांच। लापता लोगों में 4 कोरिया के भी नागरिक शामिल। राजस्थान के चुरू में भीषण सड़क हादसा। NH 58 पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। दिल्ली में आग का तांडव। आज सुबह सिविल लाइंस में डीटीसी के दफ्तर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद में पाया आग पर काबू। केरल में चैरिटी फुटबॉल मैच के दौरान हादसा हुआ। स्टेडियम की गैलरी गिरी। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल। घटना के वक्त बाईचुंग भूटिया भी थे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खानक गांव और आसपास का इलाका बर्फ की चादर से ढका। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सफेद चादर से ढकी अशोक की पहाड़ियां। कई गाड़ियां बर्फबारी में फंसी। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस मामले में दोषी पवन की याचिका खारिज कर दी है। जिस तरह से पवन की ओर से याचिका दायर की गई थी उस याचिका को खारिज कर दिया है। नाबालिग होने का दावा पवन की ओर से किया गया था, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका और दलीलों में कुछ नया नहीं है और इसी के चलते अब ये माना जा रहा है कि निर्भया के इन दोषियों को 1 फरवरी को फांसी होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पवन की ओर से एक नए पैंतरबाजी जरूर अपनाने की कोशिश की गई, जो एक तरह से विफल साबित हुई, क्योंकि पवन की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
एक तरह से कहा जा रहा है कि फांसी से बचने के लिए ये पैंतरा अपनाया गया था इस दोषी की तरफ से, लेकिन वो भी काम नहीं आया। पवन को भी एक बड़ा झटका लगा। जिस तरह से लगातार कुछ ना कुछ अपडेट इस पूरे मामले में आ रहे हैं, और आज जब पवन की याचिका खारिज की गई तो निर्भया के माता पिता ने इस पर क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमें संतुष्टि तो नहीं है, क्योंकि वो अभी भी बार बार कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि तब होगी जब उनका 1 फरवरी को फांसी होगी, क्योंकि वो जिस तरह से डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह उनको एक करके हैंग किया जाए, तभी उनको समझ आएगा कि कोर्ट से, न्याय से, कानून से खिलवाड़ करना क्या होता है। बच्चियों के जिंदगी से मुजरिम खिलवाड़ करते हैं, कोर्ट से खिलवाड़ उनके वकील करते हैं। जिस केस को लोअर कोर्ट में 3 बार सुना गया, 3 बार हाई कोर्ट में सुना गया, 3 बार सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, उसमें कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन फिर भी डिले करने के लिए इन लोगों ने पार्टीशन लगाया है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि कम से कम अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए इस पे ब्रेक लगाया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट से अर्जी कर रहे हैं कि आप अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करिए। ये नहीं कि जो चल रहा है, इनका अधिकार है, चलते रहें, क्योंकि कोई टाइम बाउंड तो है नहीं, तो करते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अधिकार है कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इनके ऊपर ब्रेक लगाएं। तो सुना आपने निर्भया के माता पिता को, एक के बाद एक जो पैंतरेबाजी की जा रही है उसको लेकर। निर्भया की मां को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुजरिम जिस तरह से बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके वकील इसी तरह से कोर्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आज ये याचिका खारिज कर दी गई है, दोनों पक्षों की तरफ से जमकर दलीलें दी गई, लेकिन इस फैसले के बाद दोनों पक्षों के वकीलों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो विशेषाधिकार का यूज जरूर करेगी, और कोर्ट को ये क्लियर एक मैसेज जा चुका है कि ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, और 1 बाय 1 उनका जो डिले टैक्टिक है वो फेल होता जा रहा है। क्योंकि अभी जो कमिंग 1 February 2020 का जो इनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो अभी स्टिल है, कंटिन्यू है, वो अभी उस पर कहीं ना तो स्टे हुआ है ना पोस्टपोन्ड हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस डेट में भी इनको हैंग किया जा सकता है, ये हमने होप नहीं छोड़ी है। उन्होंने केवल, उनका यही था केवल ग्राउंड, हम इस बात को पहले डिसमिस कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसी, आपने देखा 1.5 घंटे की बहस में सारी साइटेशन दी, सारी रूलिंग दी, सारे फैक्ट दिए। इसके आधार पर जो साइटेशन दी उनके आधार पर SLP भी डिसमिस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रिव्यू भी डिसमिस हो चुकी हो। उसके बाद भी आप जुवेनलिटी के इशू जो अंडर सेक्शन 7 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है, उसको आपको मानना चाहिए। इसके हमने साइटेशन दी है, रूलिंग। लेकिन इसमें कमजोरी क्या है? सब चीजें हमारी सही, तथ्य, सबूत, फैक्ट, गवाही सब हमारे पक्ष में है, लेकिन मीडिया ट्रायल, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से ये हमारी चीजें सेट असाइड कर दी जाती हैं, किनारे दी जाती हैं। और आइए बात कुछ और खबरों की करते हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जेपी नड्डा निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। जिस वक्त जेपी नड्डा के नाम का ऐलान किया गया उस वक्त वहां पर अमित शाह भी मौजूद थे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, अमित शाह समेत पार्टी के सभी नेताओं ने जेपी नड्डा को बधाई दी नए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की। बड़ी जिम्मेदारी, कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते हैं, और अब एक और अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है। बीजेपी की अब कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर की, जहां पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां पर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, साथ ही साथ जेपी नड्डा भी इंतजार करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बड़ा आयोजन यहां पर किया गया है। बीजेपी में आज से नड्डा युग की शुरुआत हो गई है। जेपी नड्डा को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की कमान मिल गई। जेपी नड्डा बीजेपी के 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। राधा मोहन सिंह ने नए अध्यक्ष जेपी नड्डा को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पर जेपी नड्डा को जीत की बधाई दी, गले लगाए। इससे पहले आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया की गई। अमित शाह, राजनाथ सिंह और गडकरी समेत सभी नेताओं ने जेपी नड्डा के समर्थन में प्रस्ताव पत्र सौंपे। सीएम योगी समेत राज्यों के सीएम और नेताओं ने भी समर्थन में प्रस्ताव दिया, जिसके बाद जेपी नड्डा को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया।
सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष बनने तक जेपी नड्डा का सफर शानदार रहा है। उनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट जेवियर स्कूल में हुई, तो वहीं स्नातक पटना कॉलेज से हुई। पढ़ाई के दौरान वो एबीवीपी से जुड़े। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 1983 में एचपीयू विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने। 1993 में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। 1998 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 2009 में मंत्री पद छोड़कर वो शिमला से दिल्ली आ गए और जून 2019 में वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। जेपी नड्डा को संगठन का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा के सामने कई चुनौतियां भी हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में बीजेपी नई ऊंचाइयों को छुएगी। दिल्ली से रविकांत राय और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। आज से नड्डा युग की शुरुआत हो रही है बीजेपी में, कहा जा रहा है। और एक देखने वाली बात होगी कि जो कई तरह की चुनौतियां भी इस समय जेपी नड्डा के सामने होंगी, उनको लेकर किस तरह की अब अलग रणनीति के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे जेपी नड्डा। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेपी नड्डा को शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे और उनका भी सम्मान करेंगे। देखिए जिस तरह से दूर वहां पर लोग मौजूद हैं, वो भी उनका अभिवादन किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और साथ में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद में पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर जेपी नड्डा का सम्मान किया जाएगा। तो आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास इसीलिए होगा क्योंकि आज से बीजेपी को नया अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मिल गया है। 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जेपी नड्डा ने आज से बीजेपी की कमान संभाली है औपचारिक तौर पर। होना चाहिए। जोरदार तालियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आ चुके हैं। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता पूरे भारत से अलग अलग हिस्सों से होकर पहुंचे हैं, यहाँ पर आए हैं। अब ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गाड़ी में सवार हैं और अब से कुछ देर के बाद में जेपी नड्डा को शुभकामनाएं बधाई देने के लिए यहाँ पर वो पहुंचे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, काले रंग की गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनका किस तरह से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, स्वागत किया जेपी नड्डा ने फूलों के साथ में और बड़ा आयोजन यहां पर किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके पहले मंच पर जेपी नड्डा को जीत की बधाई भी दी थी, गले भी लगाया था और अब जो बागडोर है पार्टी की उसे सौंपा था जेपी नड्डा को। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद हैं, साथ ही साथ मंच पर मौजूद हैं तमाम दिग्गज नेता भी। नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी इस दौरान आपको मंच पे नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह इस दौरान मंच पर मौजूद है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस दौरान मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सरोज पांडे जी से निवेदन करूंगा, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो मंच पे आए और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहना करके स्वागत करें। जेपी नड्डा को अब संगठन को और मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। जोरदार तालियां कर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। आदरणीय मुरलीधर राव जी से निवेदन है कि वो मंच पे आए। हमारे प्रेरणा के केंद्र भारत सरकार पूर्व उप प्रधानमंत्री, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्वागत करें।
दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी से निवेदन है कि मंच पे आए, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का पटका के माध्यम से स्वागत करें। और आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं, बड़े बड़े रोड शो किए जा रहे हैं, लेकिन इसी रोड शो के चलते अरविंद केजरीवाल आज नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। आपको बता दें, जो वक्त था वो तो था 3 बजे तक का नामांकन दाखिल करने का, लेकिन रोड शो में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई कि सही समय पर केजरीवाल नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच ही नहीं पाए। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे दमखम के साथ में अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ में निकले तो थे नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन रोड शो में इतनी भीड़ और रोड शो की वजह से देरी के चलते उनका आज ये नामांकन दाखिल नहीं हो पाया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। एक लंबा रोड शो था, यही वजह उनके लिए मुसीबत भी बन गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज नामांकन भरना था, लेकिन रोड शो में देरी की वजह से आज वो अपना नामांकन नहीं भर पाएंगे। जामनगर हाउस में आकर उनको नामांकन भरना था। यहाँ पर देखिए पुलिस बल भारी तैनात में यहाँ पर तैनात है और इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। विधानसभा क्षेत्र 40 नंबर यह है, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ना है। कमरा नंबर 7 में उनको नामांकन भरना है। कल नामांकन का आखिरी डेट है, आखिरी तारीख है। कल अब देखने वाली बात होती है कि अरविंद केजरीवाल किस वक्त यहां पर नामांकन भरने के लिए आते हैं। रोड शो में भारी भीड़ की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल का नामांकन तो था, लेकिन देरी की वजह से केजरीवाल अपना आज नामांकन दाखिल नहीं कर पाए हैं। अब कल यानी कि अंतिम दिन नामांकन के वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से उनका रोड शो हुआ, बड़ी संख्या में इस दौरान लोग इस रोड शो में मौजूद थे। दिल्ली में एक तरह से जाम लग गया और इसी जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। इस बच्ची को ऑक्सीजन लगा हुआ था। एम्बुलेंस भी रास्ते में फंसी हुई हैं। तमाम अलग अलग जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी परेशानी होती है जब इस तरह के रोड शो होते हैं। ये देखिए एक एम्बुलेंस है। भैया कहाँ जा रहे थे, क्या पेशेंट है आपके पास? पेशेंट है, हम जा रहे थे कलावती हॉस्पिटल से वापिस अर्बन हॉस्पिटल जा रहे हैं। कितनी देर से फंसे हुए हैं आप? अरे हम तो उधर से फंसे हुए हैं, पहले गए थे वहाँ पे। कितनी देर से फंसे? जल्दी चाचा, आधा घंटे से लगभग। आधे घंटे से फंसे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटी सी बच्ची है और जो उसके पूरी ऑक्सीजन लगी हुई है। ये सिचुएशन, कितनी देर से फंसे हुए हैं मैम? आधा घंटा हो लिया जी। ठीक है, आधा घंटे से फंसे हुए हैं और न्यूज़ नेशन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपको न्यूज़ नेशन, किस तरह से जो है बच्चे जो है फंसे हुए हैं एम्बुलेंस में और लगातार जो है बच्ची सांस नहीं ले पा रही है। आपको दिखाएं कि ये पूरा का पूरा जाम जो है ये आप सड़क पे देख सकते हैं। अगर ऐसी एम्बुलेंस फंस जाएगी और उसकी अगर जान खतरे में आती है तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? तो फिलहाल इस तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आसपास के इलाकों से दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आइए अब एक बार फिर से हम बीजेपी के जो मुख्यालय है दिल्ली में उसका रुख करते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज जेपी नड्डा ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कमान संभाली और उनका किस तरह से यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आपने देखा, उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय मंच पर मौजूद हैं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करूंगा कि वह नवनिर्वाचित। इस समय मंच पर राजनाथ सिंह मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं और देखिए किस तरह से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मंच पर मौजूद है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता इस समय मंच पर मौजूद हैं और शुभकामनाएं देते हुए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उनको शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, जेपी नड्डा आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बीजेपी की कमान संभाली है।
नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियों के साथ में आज से बीजेपी में नड्डा युग की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं। जिस समय जेपी नड्डा ने पार्टी की कमान संभाली, उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां इस समय रहेंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके अलावा भी कई बड़ी चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं। उन तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा अपने आप, वैसे भी उनकी छवि संगठनात्मक जो तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने की और अहम निर्णयों को लेने की रही भी है। इसके पहले बतौर केंद्रीय मंत्री कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं जेपी नड्डा, और अब उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के संगठन को और मजबूत करने की रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने के लिए पहुंचे थे। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो किस तरह से आज इस जब नए, एक तरह से एक नए युग की शुरुआत, नड्डा युग की शुरुआत बीजेपी में होने जा रही है, तो इस दौरान वो संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। आपको बता दें, जिस तरह से अभी अगर समय की बात करें तो कई चुनौतियां नड्डा के सामने जरूर रहेंगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है हाल ही में। इसके अलावा अगर बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु समेत कई और बड़े ऐसे प्रदेशों में चुनाव होने हैं, जो एक तरह से बड़ी चुनौती के तौर पर जरूर जेपी नड्डा के लिए देखे जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे पार्टी के एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत छोटी जगह से काम की शुरुआत की है और कार्यकर्ता करके अनेक जिम्मेदारियां यशस्वी रूप से पार की है, ऐसे जगत प्रसाद नड्डा जी आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पार्टी की ये विशेषता है कि कार्यकर्ता के रूप में छोटे स्तर पर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता भी इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। नड्डा जी ने संगठन में जो भी जिम्मेदारी मिली उसका बहुत अच्छे तरीके से वहन किया है। हिमाचल प्रदेश से अपने कार्य का शुभारंभ उन्होंने जरूर किया है, पर जब मैं अध्यक्ष बना तब मैंने विशेष रूप से उनको अनुरोध किया था कि आप दिल्ली में पार्टी का कार्य करने के लिए आइए, और जनरल सेक्रेटरी के रूप में। और अब से कुछ देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर संबोधित करेंगे। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।